गोला आता था हमारे बीच में गिरता था। और जब जवान और हमारी हथियारों के ऊपर गिरता था तो बॉडी कम से कम 15 फीट 20 फीट ऊपर उछलता था। और कई ऐसे बॉडी थी जो चिथड़ों में बढ़ जाती थी, जिनका हम पहचान नहीं कर पाते थे। नमस्कार, मैं करण सोनी। आप सच तक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं। युद्ध का जब जिक्र होता है तो मेरे और आपके मन में वो जम्मू कश्मीर का कारगिल युद्ध याद आता है, जहां 18,000 फीट की ऊंचाई और लगभग सैकड़ों की संख्या में दुश्मन देश की टुकड़ी और उसके बाद हमारे जवान सैनिक। लगभग इस जंग में जो है पाकिस्तान के 2700 सैनिक मारे गए थे और उसके बाद कई जो सैनिक है 750 वो जंग छोड़कर भागे थे। लेकिन तारीख थी 26 जुलाई 1999, जिस दिन हमारे देश को एक विजय फतेह मिला था। और उस दिन हमारे योद्धाओं ने जो है एक बड़ा परचम लहराया था। और कारगिल युद्ध अपने आप में एक दिलचस्प वीर गाथा है। उस गाथा को एक बार फिर कुरेदने के लिए और उसकी जो मंजर है उसको आपको कहानी बताने के लिए इस वक्त मैं बालोद ज़िले के एक वीर योद्धा के पास मौजूद हूँ। और हमारे साथ जो है जगमोहन सर हैं, जिनको दिल से सैल्यूट है। और कल जो है कारगिल दिवस मनाया जाएगा उन वीर योद्धाओं की गाथा में, उनको भी दिल से सैल्यूट। और इस वीर गाथा की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। युद्ध कब शुरुआत हुआ था, अब कहाँ पहुँचे थे और कब वहाँ गए? मैं युद्ध के दौरान एसी सेंटर नॉर्थ गया में पोस्टिंग था और मेरा टर्न ओवर पूरा होने वाला था। और इसी दौरान मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर अखनूर सेक्टर में आई। वहाँ से मेरे को लड़ाई स्थल पर जाने का आदेश मिला। मैंने अपने 12 एनिमल और 12 जवान को लेके वहाँ पहुँचा। मैं एसी कोर में पदस्थ था। एसी का काम होता है राशन सप्लाई करना, गोला बारूद मुहैया कराना। जितने भी फॉरवर्ड में जवान हैं उनको ले जाके हम देते थे। ये लड़ाई के दौरान हिल एरिया में जब दिन को हम ड्यूटी करते थे तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तान के तरफ से हम लोग दिखाई देते थे चलते हुए, एनिमल का हरकत, जवानों का हरकत दिखाई देता था तो ऊपर से और गोली या गोला में फायर करते थे। उससे हम जवानों तक राशन नहीं पहुंचाते थे। इसलिए हमने रात को प्लान किया और रात को गोला बारूद और जो ज़रूरत का सामान है ऊपर जो सैनिक लड़ रहे हैं उनको पहुंचाते थे। यहाँ तक कि ऊपर 18,000 फीट में पीने तक का पानी नहीं मिलता था, तो पानी भी हम नीचे से ले जाते थे और खाना भी बना के नीचे से वहाँ तक पहुँचाते थे। हम लोग तो जब चलते थे तो हमको मेन टारगेट बनाते थे दुश्मन की टोली। इनके सप्लाई को रोक दिया जाए तो ऊपर सैनिक है वो अपने आप लाचार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे को भी टारगेट बनाते थे। इसी टारगेट में हमारे 4 एनिमल शहीद हुए थे और 4 जवान। तो एनिमल को आप अलग से ट्रेनिंग देते थे क्या आप लोग? हाँ, इसका भी ट्रेनिंग होता है। जवानों के साथ साथ इनका भी ट्रेनिंग होता है। ये एनिमल इतना वफादार होता है, इनको लड़ाई की पूरी जानकारी होती है। ये जब ट्रेनिंग में इनके आगे पटाखे चलाए जाते हैं, लाइट ये छोड़ी जाती है ताकि ये युद्ध स्थल में घबरा के भागे ना। और ये जब भी गोली या गोला बारूद होता है तो अपने जगह पे बिना अपना कान और दुम हिलाए चुपचाप खड़ा रहता है। इसी तरह एक बार की घटना है, जब पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध हुआ था उस दौरान हमारे जो ड्राइवर थे, एनिमल का ड्राइवर, वो जवान जब उनको शहीद कर दिया गया था तो खाली एनिमल खड़े थे वहाँ पे अपने जवानों को देखते हुए। उस एनिमल को पकड़ के पाकिस्तान के सैनिक ले गए थे और उनको अपना ढंग से ट्रेनिंग दिया और उस पे मोटार गन लोड करके, क्योंकि हमारे एनिमल बहुत तगड़ा थे और उनके एनिमल कमज़ोर थे, तो उनमें कम से कम 185 से लेकर के 105 किलो तक का वज़न होता है। तो उनका जानवर में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस गन को पहाड़ी पे ले जाए, और मोटर गाड़ी का कोई साधन नहीं है वहाँ चढ़ाने के लिए। तो हमारे म्यूल जानवर जो पकड़ के ले गए थे उनमें चढ़ा रहे थे, और इसी दौरान हमारे जानवर ने उनको जवानों को चकमा देकर
वापिस अपने इंडिया में गन के साथ आ गया। अगर वो गन चढ़ जाता तो हमारे एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को बहुत बड़ा खतरा था। और इतने इस वफादारी जानवर की वफादारी के लिए उसको राष्ट्रपति के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जब तक तो वो जिंदा था वो एनिमल, उसकी खूब देखभाल होती थी, उसके गले में मेडल लगाया जाता था। अभी भी एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर में उसका मेमोरियल बनाया गया है। सर 60 दिनों तक युद्ध चला, रणनीति कैसे बनती थी और किस तरीके से आप लोग दुश्मन पर हावी हुए थे? केवल उनको जब रणनीति हर दिन अलग अलग रणनीति बनती थी। दिन में जो रणनीति बनती थी उस ढंग से हम लोग करते थे। उसके बाद उसमें जो कमी महसूस होता था कि हम एक साथ अटैक करें कि टुकड़ियों में करें, कि हमारे को पीछे से आरटी का फायर का सपोर्ट चाहिए या एयरफोर्स का सपोर्ट चाहिए, अलग अलग परेशानी के हिसाब से हम लोग अलग अलग रणनीति करते थे और इसी ढंग से हम उनको वहाँ से खदेड़ा और स्वतंत्रता दिलाई। ये युद्ध जब हुआ और हम उसकी गाथा को सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। आप वहाँ पे मौजूद थे, कोई ऐसा मंजर बताइए, एक तरफ आपकी फैमिली है और उस युद्ध पर आप हैं और गोला बारूद वहाँ से गिर रहा है, उस वक्त क्या सोच रहा था मन में और कैसा उस टाइम पे हमारे को ना घर याद आती थी ना बीबी बच्चे याद आती, हमको सिर्फ भारत माता दिखाई देती थी कि हम उसको कैसे आज़ाद करें और दुश्मन को कैसे खदेड़ें यहाँ से, ताकि हमारा भारत माता को कोई दाग ना लगे और भारत माता की कोई बदनामी ना हो। वो मंजर बताइए ना सर। कभी आप मंजर जिस टाइम हम ड्यूटी पे जाते होते थे, कभी अचानक गोला आता था हमारे बीच में गिरता था, और जब जवान और हमारी हथियारों के ऊपर गिरता था तो बॉडी कम से कम 15 फीट 20 फीट ऊपर उछलता था। और कई ऐसे बॉडी थी जो चिथड़ों में बढ़ जाती थी जिनका हम पहचान नहीं कर पाते थे। ये सुन के बहुत ही हमारे को अभी भी दिल दहल जाता है और गर्व भी होता है कि हमारे भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हमारे भाइयों ने अपनी शहादत दी है। तो ये से जगमोहन सर जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका निभाई और भूमिका बहुत सर्वश्रेष्ठ रही, तभी हमारे भारत देश को जो है आज़ादी मिली और हमारा जो तिरंगा है वो वहाँ पे लहराया गया। आप ज़रा सोचिए कारगिल युद्ध जिस समय वो मंजर था, 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई